बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था म्यूटेशन में कि म्यूटेशन जो है ये क्रोमोसोमल या जीनोमैटिक या जीन म्यूटेशन हो सकते हैं। देखो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में तो उसकी संरचना में परिवर्तन हुआ, और अगर हम लोगों ने जीनोमैटिक देखा तो उसमें जीनोम यानी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। ठीक। और जीन म्यूटेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो जीन क्या कहते हैं? जीन एक है या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो अगर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का क्रम या न्यूक्लियोटाइड का प्रकार परिवर्तित हो जाए तो इसको कहते हैं जीन म्यूटेशन। सिंपल है ना। चलो, तो गुणसूत्र में जो है, अगर मैं बात करूँ जीनोमैटिक म्यूटेशन की, जहाँ पर मैंने कहा था दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा होता है यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है भाई कि अगर कहीं एक दो या कुछ सेट ऑफ क्रोमोसोम में गुणसूत्रों की संख्या कुछ बढ़ जाए या घट जाए तो इसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। लेकिन जब पूरे के पूरे सेट में समान रूप से गुणसूत्रों की संख्या बढ़े या घटे, इसको कहते हैं यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था बच्चों कि एन्यूप्लॉइडी में एक कंडीशन होती है मोनोसोमी, यानी किसी एक सेट में जाकर के गुणसूत्र की संख्या कम हो जाए। ठीक। अगर गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्या है? मोनोसोमी कंडीशन है। जैसे हम लोग टर्नर सिंड्रोम की बात करें ना, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? ये गुणसूत्र कम है। किसमें? लिंग गुणसूत्र में गुणसूत्र कम है, एक ही एक गुणसूत्र है फीमेल में, तो इसको हम कहते हैं टर्नर। आप लोगों ने पढ़ा है ना, टर्नर केवल फीमेल हो सकती हैं, है ना, ह्यूमन फीमेल से हो सकती हैं, तो टर्नर हो गया। मान लो, तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? 2n-1। अगर मैं कह दूँ, मान लो ये तो लिंग गुणसूत्र था, किसी एक और सेट में जाकर के गुणसूत्र कम हो गया, ठीक, तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? 2n-1 -1। ठीक है। अब बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नलीजोमी। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे नलीजोमी। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन में हम लोग पढ़ेंगे नलीजोमी। म्यूटेशन चलिए, तो इसमें जो है अब इसका एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं नलीजोमी। चलिए, इसका दूसरा प्रकार है जिसको हम लोग कह रहे हैं नलीजोमी। नलीजोमी का क्या मतलब होता है? नलीजोमिक कंडीशन कहते हैं या कह देते हैं नलीजोमी। ठीक है। नली का मतलब नलीफाई हो जाए, यानी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो गुणसूत्र का पूरा का पूरा सेट ही गायब हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? नलीजोमी। अब तुम सोचो यार कि कोई पूरा का पूरा सेट ही गायब हो जाना। मान लो कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, मान लो कि 22वीं जोड़ी का गुणसूत्र दोनों का दोनों गायब है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति जीवित ही नहीं रहेगा, क्योंकि उस लक्षण के जीन नहीं है। मान लो हाइट का जीन था, हाइट ही नहीं है, तो क्या मतलब जो व्यक्ति जीवित हो रहा है उसकी कोई हाइट ही नहीं है? अरे छोटा कह सकते हैं, बड़ा कह सकते हैं, मीडियम साइज कह सकते हैं, लेकिन हाइट तो होगी ना। इससे बच्चों वहाँ पर वो व्यक्ति कभी जीवित होगा नहीं। लेकिन अपवाद हम कह सकते हैं कि अपवाद जो है वो क्या होते हैं? पॉलीप्लॉइड्स या बहुगुणित, जिसमें किसी भी सेट में 2 से ज़्यादा गुणसूत्र हो, ठीक है, 2 गायब हो गए, कोई बात नहीं, बाकी उसका काम चल जाएगा, है ना, वो जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब यह है बच्चों की जहाँ पर बहुगुणिता आती है वहाँ पर तो ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन द्विगुणित जीवों में जनरली क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाएगी। और बहुगुणिता प्रायः पाई किस में जाती है? बहुगुणिता प्रायः पौधों में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। इससे ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है। चलो जल्दी से नलीजोमी लिखिए। किसी एक सेट गुणसूत्र की अनुपस्थिति, किसी एक सेट गुणसूत्र की अनुपस्थिति, तो पूरा का पूरा सेट ही जो है वो तो गायब हो गया ना। तो पूरा का पूरा सेट अगर वो खत्म हो गया, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n-2। ये बात समझ आई? -2 का मतलब एक पूरा का पूरा सेट ही गायब हो गया। तो इसमें दूसरा लक्षण क्या हो सकता है? प्रायः मृत जीव, प्रायः जीवों की मृत्यु, प्रायः जीवों की मृत्यु। प्रायः जीवों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, बहुगुणित। ठीक है, अपवाद लिखो बहुगुणित।
बहुगुणित, इनकी मृत्यु नहीं होगी, बहुगुणित, ठीक है, ये अपवाद है। जो प्लांट्स होते हैं, जो प्रायः लिखना, जो प्रायः प्लांट्स होते हैं, जो प्रायः प्लांट्स होते हैं। चलो ये तो हो गया नलिज़ोमी। अब बच्चों इसमें एक आता है कि अगर किसी भी सेट में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, ट्राइज़ोमी। मान लो किसी एक और सेट में बढ़ जाए तो 2n+1 अगर आपने लिखा है तो आपको लिखना है 2n+1+1, ठीक है। तो अगला लिखो ट्राइज़ोमी। ट्राइज़ोमी, ट्राइज़ोमी कंडीशन, चलो इसको भी लिख लो फटाफट। ट्राइज़ोमिक कंडीशन क्या होती है? पहली बात तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n+1, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिखिए किसी एक सेट में, किसी एक सेट में एक गुणसूत्र या एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना, का बढ़ जाना, ठीक है। तो आपने 2n+1 लिखा। मान लो किसी और एक सेट में बढ़ जाए तो आपको क्या लिखना होगा, 2n+1+1, ठीक। इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, लाइन्स आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल पे नंबर 1 क्या लिख सकते हो, आपने क्लाइनफेल्टर पढ़ा है, क्लाइनफेल्टर लिख दो। एग्जाम्पल नंबर 1 क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर। दूसरा लिखो सुपरमेल्स, सुपरमेल्स। नेक्स्ट हो गया सुपर फीमेल्स, सुपर फीमेल्स। नेक्स्ट हो गया डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हो गया एडवर्ड, भी तो है 18वां गुणसूत्र, एडवर्ड, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सब आ सकते हैं। क्लाइनफेल्टर में आप लोगों ने क्या लिखा था, वहाँ पर एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता है ना। तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों, इसमें जो गुणसूत्र होंगे क्लाइनफेल्टर में 44 + XXY, ये इसका जीनोटाइप हो गया ना। सुपर फीमेल्स में क्या लिखेंगे, 44 + 3 × X, ये ऐसा हो गया। अगर सुपर मेल्स लिख रहे हैं, सुपर मेल्स में आपको लिखना है XYY। अगर सुपर फीमेल्स है तो आपको लिखना है 44 + XXX, इस तरह से हो गया। डाउन सिंड्रोम लिखना है तो आपको लिखना है 45 + X0, ये डाउन सिंड्रोम है ना, सॉरी XX, या फिर आप लिखो 45 + XY, यानी पता चल गया कि ऑटोसोम की ही संख्या बढ़ी हुई है। फिर एडवर्ड में भी वही चीज़ आ जाएगी, एडवर्ड में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों यहाँ पर कि ट्राइज़ोमी होती क्या है, ट्राइज़ोमिक कंडीशन क्या होती है। आपको अगर यहाँ पे बताना है टेट्राज़ोमी तो टेट्राज़ोमी भी लिख सकते हो। 4th लिख दो टेट्राज़ोमी, टेट्राज़ोमी। अब इसको नहीं लिखना है किसी एक सेट में 2 गुणसूत्र बढ़ जाए टेट्राज़ोमी हो गया। आप सीधे इसको जो है यहाँ से किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये लिखना है तो आप लिखिए 2n+2, जैसे मैंने 1 लिखा है ना, वही एक बढ़ गया, आपको लिखना है 2n+1, कहीं सॉरी 2n+2, ये कंडीशन कहीं भी हो सकती है। सुपर फीमेल्स में है सीधी सीधी कंडीशन, अगर देखें सुपर फीमेल्स, लेकिन ये सुपर फीमेल्स में ऐसी संख्या हो सकती है 44 + ये इस तरह से आपको x लिखना होगा। बच्चों एक आता है मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी। मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी क्या है, अभी तो मैं बता दी किसी एक सेट में कोई एक गुणसूत्र की संख्या मान लो बढ़ गई और किसी दूसरे सेट में जाके गुणसूत्र की संख्या कम हो जाए तो आप लिखेंगे 2n+1 - 1। ये नहीं कहना कि दोनों बराबर होगा 2n लिख दो, आपको लिखना है मान लो किसी 3rd नंबर पर
एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया और किसी 20 क्रोमोसोम पे जाके क्रोमोसोम कम हो गया, तो आप क्या लिखेंगे 2n + 1 - 1, ये मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी है। तो यहाँ लिखिए नेक्स्ट मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी अलग टाइप है, दोनों का मिक्स्ड टाइप है, मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी, मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी। चलिए मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी में आप कैसे लिखेंगे? मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी में बच्चों लिखना है कि किसी एक सेट में गुणसूत्र अगर बढ़ रहा है तो किसी दूसरे सेट में गुणसूत्र कम हो रहा है, मिक्स हो गया, है ना। तो आपको लिखना है किसी सेट में क्रोमोसोम का बढ़ना, क्रोमोसोम नंबर का बढ़ना क्रोमोसोम का नंबर बढ़ना व किसी एक सेट में क्रोमोसोम का कम हो जाना, क्रोमोसोम नंबर का कम हो जाना, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लोग लिखेंगे 2n + 1 - 1, ये हो गया मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी, जिसमें कहीं गुणसूत्र बढ़ रहे हो तो कहीं घट भी रहे हो, ऐसा है तो इसको मिक्स्ड कह देते हैं। चलो बच्चों ये टेट्रासोमी हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन इसमें आती है जीन म्यूटेशन। आपको लिखना है न्यूक्लियोटाइड का प्रकार या क्रम परिवर्तित हो जाए, तो जीन म्यूटेशन अगला डाल दो, सी अगर हम लोग डाल दें जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। चलो तो इसमें जीन म्यूटेशन में पहली बात तो जीन एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, ठीक है। उनके क्रम या प्रकार में परिवर्तन जीन म्यूटेशन है। तो इस स्टेटमेंट को एक बार पहले लिख दो क्योंकि हर जगह ये काम आना है। आप लिखिए एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? फॉस्फेट, शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी और नाइट्रोजन युक्त क्षार, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त क्षार क्या हो सकता है बच्चों? एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन, थाइमीन, ये हो सकते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड है। हम लोग क्योंकि डीएनए के लिए बात कर रहे हैं, इससे डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड ये है, वहाँ हमको यूरेसिल नहीं लिखना है, या तो एडेनिन होगा, या तो ग्वानिन होगा, या तो साइटोसिन, कोई एक क्षार होगा। तो इसको हम लोग कह देते हैं बच्चों ये जीन म्यूटेशन है, ठीक है। तो इसमें आपको जीन म्यूटेशन में क्या है? जीन के क्रम अथवा प्रकार में, जीन भी नहीं बल्कि न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड के क्रम, न्यूक्लियोटाइड के प्रकार, न्यूक्लियोटाइड के प्रकार अथवा क्रम में परिवर्तन, चलो इसमें से जीन म्यूटेशन में बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मान लो किसी एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हो तो उसे हम बिंदु परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। मान लो एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हो तो उसको क्या कहेंगे? ग्रॉस म्यूटेशन या सकल उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से डीएनए के गुणन के समय
अगर कोई परिवर्तन हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपी एरर म्यूटेशन। बच्चों पॉइंट म्यूटेशन को सबसे पहले इसकी खोज करी थी सेठ राइट ने। एंकॉन शीप की आँखों का कलर है, उसको उन्होंने इसमें चेक किया था। तो आपको लिखना है, कुछ पॉइंट्स इसी में साथ साथ ऐड करते जाना है। यहाँ आप लिखेंगे पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट का मतलब हो गया बिंदु, बिंदु परिवर्तन, म्यूटेशन। चलिए पॉइंट म्यूटेशन क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन, एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन, जैसा भी आप लोगों ने पढ़ा था उसमें सिकल सेल एनीमिया में कि केवल थाइमीन के स्थान पर क्या आ गया था, यहाँ पर ए आ गया था, एडेनिन। बस यही आपको पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण लिखना है। एग्जाम्पल लिखो, सिकल सेल एनीमिया। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया, इसका उदाहरण हो गया एनीमिया। चलो दूसरा ग्रॉस म्यूटेशन है। ग्रॉस म्यूटेशन, ग्रॉस का मतलब होता है सकल, म्यूटेशन। एक चीज़ और देखना बच्चों, पॉइंट म्यूटेशन इसकी खोज सेठ राइट ने की थी, तो यहाँ लिख दीजिएगा खोजकर्ता सेठ राइट। वैसे कभी आता नहीं है लेकिन हो सकता है क्वेश्चन उस फॉर्म में दिया हो, तो आप लिख सकते हो खोजकर्ता सेठ राइट। सेठ राइट किस में उन्होंने किया था, एंकॉन शीप में, एंकॉन भेड़ों में या शीप में, भेड़ों में। चलो अगला ग्रॉस म्यूटेशन क्या होता है। ग्रॉस म्यूटेशन, जैसे मैंने कहा ये पॉइंट म्यूटेशन हो गया, ये ग्रॉस म्यूटेशन हो गया। ग्रॉस म्यूटेशन में आपको लिखना है एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन, एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन, न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन। ये कहीं भी हो सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखना, में परिवर्तन। चलो ये तो ग्रॉस हो गया। एक आता है इसमें कॉपी एरर म्यूटेशन। कॉपी एरर मतलब न्यूक्लियोटाइड की कॉपी बनते समय त्रुटि आ जाए, एरर मतलब त्रुटि, त्रुटि। म्यूटेशन, इसमें देखिए तो कॉपी एरर म्यूटेशन में आप डीएनए के गुणन, डीएनए गुणन के समय होने वाले परिवर्तन, उत्परिवर्तन, समय होने वाले उत्परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, तो उत्परिवर्तन होंगे ही सही वो सारे। ये हो गया। अब इसमें बच्चों एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, प्रतिस्थापन इसका एक प्रकार है। प्रतिस्थापन क्या होता है, देखो मैंने कहा था एडेनिन और ग्वानिन ये क्या है, प्यूरिन्स हैं, और साइटोसिन थाइमिन ये क्या है, पायरीमिडीन है। आप ये सोचो कि अगर प्यूरिन को प्यूरिन ही प्रतिस्थापित करे और पायरीमिडीन को पायरीमिडीन ही प्रतिस्थापित करे तो बच्चों इसको कहते हैं ट्रांजिशन। ये परिभाषा सीधे आई हुई है। और इसी तरह से ट्रांसवर्जन एक प्रक्रिया होती है जिसमें प्यूरिन को प्रतिस्थापित करता है पायरीमिडीन और पायरीमिडीन को प्रतिस्थापित करता है प्यूरिन। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पे हो जाएगा, जैसे पहला आपने ट्रांसवर्जन पढ़ा, ट्रांजिशन पढ़ा है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्जन।
ठीक है, बस यहीं पे आपको बताना है सिकल सेल एनीमिया का उदाहरण कहाँ होगा। तो नेक्स्ट इसमें आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब ये है एक क्षार के स्थान पर बच्चों जब भी हम लोग यहाँ क्षार कहेंगे ना तो उसके लिए हम लोग न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। आपके तो एडेनिन क्षार है, या एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के पास है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं इसको। एक क्षार के स्थान पर दूसरे क्षार का आ जाना, दूसरे क्षार का आ जाना। अब इसमें हम लोग लिखते हैं क्षार होते क्या हैं। आप लिखिए नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार। कौन से हो गए? एडेनिन, एडेनिन यानी जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन, ग्वानिन जिसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे? प्यूरिन्स हैं। प्यूरिन्स डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने यहाँ लिख दिया साइटोसिन, साइटोसिन जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हो गया बच्चों थाइमीन, थाइमीन तो इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों बच्चों यहाँ पे कहलाता है पायरीमिडीन। पायरीमिडीन यानी क्षार दो टाइप के हैं, एक है यहाँ पर डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर वाला एडेनिन और ग्वानिन, और दूसरा जो है यहाँ पर सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन नाइट्रोजन का, और उसको हम कहते हैं पायरीमिडीन। ठीक है, दो तरह के क्षार हो गए। अब मैं इसका टाइप लिखती हूँ कि इसका टाइप क्या है। इसका फर्स्ट टाइप एक आपको यहाँ लिखना है और सेकंड टाइप लिखना है यहाँ पर। ठीक है, टाइप क्या है देखो, एक है यहाँ पर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, और एक होता है बच्चों ट्रांसवर्जन। दो चीज़ है, ट्रांसवर्जन। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ट्रांजिशन क्या है? जब प्यूरिन को प्यूरिन और पायरीमिडीन को पायरीमिडीन प्रतिस्थापित करे तो इसको कहते हैं यहाँ पर, ये ट्रांसवर्जन हो गया। जैसे प्यूरिन है, प्यूरिन को प्रतिस्थापित करे प्यूरिन, और अगर पायरीमिडीन है, पायरीमिडीन तो पायरीमिडीन को प्रतिस्थापित करने वाला पायरीमिडीन ही हो, पायरीमिडीन, पायरीमिडीन ये हो गया ना। तो इसको हम लोग कहते हैं ये किस प्रकार का म्यूटेशन है? ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्जन अगर कहा जाए तो ट्रांसवर्जन का मतलब है जब प्यूरिन्स को प्रतिस्थापित करे पायरीमिडीन, पायरीमिडीन, और पायरीमिडीन को अगर प्रतिस्थापित करता है प्यूरिन, तो इसको हम कहते हैं बच्चों ट्रांसवर्जन। ठीक है, ट्रांजिशन की तो डायरेक्ट डेफिनेशन ही आपसे पूछी गई है, और ट्रांसवर्जन में आपको न्यूक्लियोटाइड से बना दिया गया और आपको बोला गया कि 5th पोजीशन पे, और मान लो 5th पोजीशन पे 7th पोजीशन पे पायरीमिडीन द्वारा ये रिप्लेस हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है, तो नया सीक्वेंस क्या बनेगा तो आपको बताना है। जैसे मान लो कि सीक्वेंस क्या है, यहाँ उदाहरण लिख सकते हैं, पहले एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इसका भी उदाहरण हो गया। क्यों उदाहरण इसका हो गया? क्योंकि बच्चों इसमें टी को प्रतिस्थापित कौन करेगा? ए। CTC था ना, तो टी के स्थान पर क्या आ गया? ए आ गया। तो इसको ये प्रतिस्थापित करने वाला है प्यूरिन को पायरीमिडीन और पायरीमिडीन को प्यूरिन। इसलिए जो है आपको बताना है ये यहाँ पे किसका एग्जाम्पल होगा? ट्रांसवर्जन का एग्जाम्पल। ठीक है,
तो चलो ये ट्रांसवर्जन का एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें क्वेश्चन किस फॉर्म में आया हुआ है इसको समझो। जैसे मान लो कि मैंने कहा ये एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है, इस पे एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमीन, थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन और जी है। इस तरह से सीक्वेंस दिया हुआ है। आपसे कहा जाए कि तीसरे और पाँचवें नंबर पर अगर इसमें क्या हो जाए, ट्रांसवर्जन हो जाए, तो नया सीक्वेंस क्या होगा। यहाँ आप लिखेंगे तीसरे, थर्ड व फिफ्थ पोजीशन पर ट्रांसवर्जन हो जाए तो नया सीक्वेंस क्रम क्या बन जाएगा। आप इधर देखो, मैंने तीसरे और पाँचवें पे है, पहले आप लाइन इसमें बना दो, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ, नहीं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हो गया। आपको बताना है थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पर अगर ट्रांसवर्जन होता है तो क्या इसका सीक्वेंस बनेगा। तो सीधी सी बात है, पहले तो आप यही लिख दो ए जी। अब मान लो साइटोसिन था तो साइटोसिन क्या है, पाइरीमिडीन है, और इसको रिप्लेस करेगा प्यूरिन, ग्वानिन, क्योंकि सी के स्थान पर जी आ सकता है, ठीक है, तो ये आपने जी लिख दिया। फिर नेक्स्ट सी है, फिर अब ये थाइमीन क्या है, फिर से थाइमीन क्या है, पाइरीमिडीन है, इसको हटा करके ए आ जाएगा ऐसे, ठीक। बाकी सारा क्रम आपको वैसा का वैसा ही लिखना है, डबल सी एंड जी, यहाँ तक आ गया। तो नया क्रम क्या हो गया, इस तरह से बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांसवर्जन पर, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्जन हो गया। इसका मतलब यह है ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन ये दोनों सब्स्टिट्यूशन के या प्रतिस्थापन के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इस तरह से। बच्चों इसी में एक और आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन, ये क्या होते हैं, चलिए इसको नेक्स्ट इधर बताते हैं। उत्परिवर्तन पे बेस भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इससे इसको पढ़ना है आपको। और नेक्स्ट जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पे भी क्वेश्चन आया है। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ये तो यहाँ तक हो गया ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन तक। एक इसका प्रकार होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब विस्थापन है, विस्थापन, ये हो गया म्यूटेशन। विस्थापन म्यूटेशन होता क्या है बच्चों, मान लो एक ये न्यूक्लियोटाइड है, इसको हम किस तरीके से इसका जो है रीडिंग करेंगे, ए जी जी सी ए टी ए जी सी सी जी, ठीक। यानी इसका मतलब हम इसको यहाँ पे बताते हैं कैसे करना है। जैसे मान लो ये एक एंटायर रीडिंग फ्रेम है डीएनए का, डीएनए का ये एक फ्रेम है जिसकी रीडिंग कैसे हो रही है, हम लोग ऐसे लिखते हैं ए टी जी सी टी ए टी सी सी ए जी जी, ऐसे हो गया। बच्चों तीन तीन न्यूक्लियोटाइड कम से कम एक कोडॉन बनाते हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, यानी तीन तीन को हम लोग साथ पढ़ते हैं ऐसे, ये तीन तीन हम लोग इस तरीके से साथ पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से हो गया 1 2 3 4। अगर हर एक न्यूक्लियोटाइड या हर एक कोडॉन मान लो एक अमीनो अम्ल बनाता है तो भाई कितने अमीनो अम्ल का यहाँ संश्लेषण संभव है बताओ। इसका संश्लेषण देखो यहाँ 1 2 3 4 अमीनो अम्ल का संश्लेषण है ना, क्लियर है। अब आप सोचो कि अगर मैंने बीच में कोई न्यूक्लियोटाइड को प्रवेश करा दिया, उसे कहते हैं प्रवेशन। देखो जैसे मान लो यहाँ मैंने प्रवेश करा दिया, इस स्थान पर मैंने प्रवेश करा दिया, मान लो ए को प्रवेश करा दिया, ठीक। और यहाँ कहीं मैंने कुछ कर दिया बीच में, यहाँ पर ऐसे यहाँ प्रवेश करा दिया, मान लो टी, इस तरह से प्रवेश करा दिया। तो अब ये क्या होगा, एंटायर रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। जैसे मान लो यही जो आपने बनाया ना, ये रीडिंग फ्रेम यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ए के स्थान पे ए लिख दोगे, टी के स्थान पे टी, जी के स्थान पे जी, अब इस सी के स्थान पे आपने क्या लिखा है ए, ये आगे बढ़ जाएगा सी, या बीच में ए गुजाया आपने, अब देखो सी टी ए लिख दो ऐसे, सी टी ए,
अब CTA के बाद फिर से T आ गया, अब T के बाद आपको फिर से T बनाना है क्योंकि आपने यहाँ लिख दिया है, फिर C हो गया, फिर C हो गया, AGG। अब आप सोचो, पहले ये 4 अमीनो अम्ल बन रहे थे, अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल बन रहे थे। अब यहाँ पे यही अमीनो अम्ल देखो 3 ये बन गए, एक ये आ जाने से CTA की जगह क्या हो गया, ACT हो गया, नया अमीनो अम्ल बना देगा। अब जो आप यहाँ पढ़ रहे थे कि मान लो आपने कहा है यह ATG एक अमीनो अम्ल बना रहा है, ठीक है, ए बीच में गुजारने से CAT आ गया, यहाँ पे आपने लिखा CAT आ गया। तो अब आप बोलो, सोचो इस तरह से कि ATG आपने ये लिखा है, C से पहले आपने लिख दिया यहाँ पर A, सही है, A लिख दिया और फिर CTA लिख दिया। तो पहले आपने पढ़ा था ATG एक कोडॉन है, एक अमीनो अम्ल बना रहा है, यहाँ भी यही है। फिर आपने लिखा CTA दूसरा अमीनो अम्ल बना रहा है, लेकिन उस CTA की जगह बच्चों यहाँ पर अब क्या आ चुका है, ACT आ गया, तो नया अमीनो अम्ल बन गया ना। उसके बाद थर्ड देखो TCC, ये एक नया अमीनो अम्ल बना रहा था, लेकिन अब TCC की जगह आपने TAT लिख दिया, तो अब ये जो है नया अमीनो अम्ल को कोड करेगा। फिर आपने AGG एक नया अमीनो अम्ल बनाया इस कोडॉन से, तो यहाँ TCC नया दूसरा बन गया। मतलब कुल मिला के जो ये पूरे अमीनो अम्ल बन रहे हैं, ये एक प्रोटीन की चेन बना रहे हैं। प्रोटीन की चेन में अमीनो अम्ल का प्रकार बदल चुका है क्योंकि 2 क्षार यहाँ पे या 2 न्यूक्लियोटाइड इसमें प्रवेश कर चुके हैं। तो प्रवेशन से क्या हुआ, एंटायर संपूर्ण जो रीडिंग फ्रेम है या जो पढ़ने वाला फ्रेम है ये पूरा परिवर्तित हो गया, यानी इसमें प्रोटीन में अमीनो अम्ल परिवर्तित हो चुके हैं और फ्रेम क्या हो गया, आगे की ओर शिफ्ट हो गया। इसे कहते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन। यानी आप यहाँ लिखेंगे प्रवेशन, इसको कहते हैं प्रवेशन, प्रवेश कराना। यहाँ लिखिए कुछ न्यूक्लियोटाइड या कुछ क्षार के प्रवेशन से बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। डीएनए का संपूर्ण रीडिंग फ्रेम, जो रीड कर रहे हैं आप लोग जिस तरह से रीडिंग फ्रेम, संपूर्ण रीडिंग फ्रेम परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो गया, ठीक है, पूरा परिवर्तित हो गया है और फ्रेम भी क्या हो गया, आगे की ओर शिफ्ट हो गया। इसीलिए इसे फ्रेम कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अतः इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा गया। परिवर्तित हो गया, ऐसे लिखना, तथा फ्रेम आगे की ओर बढ़ गया, आगे की ओर बढ़ गया, आगे की ओर बढ़ गया। अतः ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैसा हो गया, फॉरवर्ड। अतः फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड या अग्रगामी, आगे की ओर चला जाता है ना, अग्रगामी कहलाता है। इसी प्रकार कुछ क्षार के विलोपन से, कुछ क्षार के विलोपन से मतलब विलोपित हो जाए। अभी तो मैंने कहा एक एक इसमें बीच में बढ़ गया है, मान लो कुछ 1 2 निकाल लो तो ये पीछे तो आ जाएगा ना फ्रेम। तो कुछ क्षार के विलोपन से फ्रेम पीछे की ओर
आ जाता है, पीछे की ओर आ जाता है, इसे बैकवर्ड कहते हैं, इसे बैकवर्ड कहते हैं। बैकवर्ड या पश्चगामी कह सकते हैं, लेकिन अग्रगामी पश्चगामी एक्चुअली इस स्ट्रैंड के दूसरे फॉर्म में यूज़ हुआ, तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बस इस तरह से ध्यान रखना है। समझ आ गया? फ्रेम शिफ्ट में इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, सीकल थैलासीमिया, थैलासीमिया, तो थैलासीमिया इसका एग्जाम्पल हो गया। तो बच्चों थैलासीमिया में क्या था, एक जीन विलोपित हो जाए, दो जीन विलोपित हो जाए तभी थैलासीमिया होता है। विलोपन से फ्रेम तो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया ना, इसलिए ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का उदाहरण है। चलो तो ये जो है यहाँ पे हो गया। इसी में बच्चों कुछ आता है मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, या फिर आप कह सकते हो सेम सेंस म्यूटेशन। ये अलग अलग प्रकार के हैं। एक्चुअली देखा जाए इसमें मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन या सेम सेंस, इसका मतलब क्या है तो बहुत क्लियर कट नाम से पता चलता है। सेम सेंस म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तन भी हो गया, लेकिन सेंस वही था जो पहले बनना था वही बना है, मतलब उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर पहले जो है मान लो कोई वर्णक बनना था तो बाद में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वर्णक वही बने। इसका मतलब क्या है, सेम सेंस म्यूटेशन है, सेंस वही रह गया है, उद्देश्य वही रह गया है, बस थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया। बच्चों एक चीज़ इसमें भी आप बताते हो कि मान लो दो न्यूक्लियोटाइड या दो क्षार का प्रवेशन हो गया, और दो क्षार का जो है यहाँ से क्या हो गया, प्रवेशन हो गया, या कहते हैं इसमें निकल जाना क्षार का, हाँ विलोपन। आपको बताना है इसी प्रकार से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में अगर दो क्षार का मान लो प्रवेशन होता है और दो का विलोपन हो जाए, तो ये जो एंटायर रीडिंग फ्रेम है ये तो फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट करेगा नहीं। क्या उस स्थिति में भी उत्परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। सोच के बोलो इसको, समझो, सोचो कि मान लो मैंने ए हटा दिया, अभी इससे इधर से टी हटाया है, तो बच्चों अमीनो अम्ल का प्रकार तो परिवर्तित हो गया, भले चाहे फ्रेम आगे पीछे ना गया हो, लेकिन प्रकार परिवर्तित हो गया ना, तभी ये म्यूटेशन है। तो आपको कहना है यहाँ पर यदि दो क्षार का प्रवेशन, यदि दो क्षार का प्रवेशन तथा दो क्षार का विलोपन हो तो फ्रेम अपनी ही जगह होगा, फ्रेम अपनी ही जगह होगा, फ्रेम अपनी ही जगह होगा, परंतु उसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होगा, परंतु उसमें म्यूटेशन होगा। ठीक है, चाहे भले ही दो प्रवेश करा दिया, दो हटा दिया, अपनी की जगह फ्रेम कभी आगे पीछे नहीं हुआ, लेकिन तभी बच्चों उसमें उत्परिवर्तन होगा क्योंकि अमीनो अम्ल का प्रकार परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, चलो मैंने एक इसमें बताया सेम सेंस म्यूटेशन, सेंस वही है, उद्देश्य वही है, प्रोटीन वही का वही बना है, उत्पाद परिवर्तित नहीं हुए, ठीक, जबकि म्यूटेशन हो गया, ये सेम सेंस है। मिस सेंस, सेंस मिस हो जाए, मतलब बनाना क्या था बन क्या गया, ये हो जाए तो इसे मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं। जैसे देखो बनाना था ग्लूटामिक एसिड और बन गया वैलिन, हो गया ना, कि उद्देश्य इसका परिवर्तित, उत्पाद परिवर्तित हो गए, इसको कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। और इसी तरह से बच्चों आता है नॉन सेंस म्यूटेशन, एक ऐसा म्यूटेशन हो जाए, ऐसा क्षार में परिवर्तन, ऐसे न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हो जाए जिससे जो है प्रोटीन चेन उतनी ही बन पाए, प्रोटीन चेन बनना बंद हो जाए, अमीनो अम्ल की चेन बनना बंद हो जाए, इसको कहते हैं यहाँ पर नॉन सेंस म्यूटेशन। क्योंकि प्रोटीन चेन को रोकने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पर टर्मिनेशन कोडॉन्स होते हैं। ठीक है, वो आगे सब मॉलिक्यूलर में पढ़ना है आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है मिस सेंस, सेम सेंस और नॉन सेंस म्यूटेशन क्या है। चलिए तो इसमें लिख लीजिए फटाफट। एक आता है इसमें मिस सेंस म्यूटेशन, सेम सेंस पहले लिखो, सेम सेंस म्यूटेशन। सेम सेंस म्यूटेशन का मतलब है उत्पाद अपरिवर्तित,
प्रोडक्ट अनचेंज रह जाए, उत्पाद अपरिवर्तित, उत्पाद अपरिवर्तित। मान लो कि मैंने कोडॉन बनाया, तो कोडॉन में बच्चों तीसरा न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पर ATG है, तीसरा वाला चेंज भी है। ऐसे कुछ अमीनो अम्ल हैं जिसमें तीसरा न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ अमीनो अम्ल एक से ज़्यादा कोडॉन द्वारा भी कोडित होते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उत्पाद अपरिवर्तित। अगर मैं कह दूँ यहाँ पर सेम सेंस के बाद मिस सेंस, म्यूटेशन, सेंस मिस कर जाए, तो आपको लिखना है उत्पाद परिवर्तित। इस म्यूटेशन में उत्पाद क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित। जैसे एग्जाम्पल लिखो, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर, ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलीन का बनना, वैलीन का बनना, वैलीन का बनना। ठीक है, चलो एक होता है बच्चों नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब नॉनसेंस कोडॉन के बन जाने से प्रोटीन चेन का पृथक हो जाना या प्रोटीन का बनना रुक जाना, बाधित होना, इसे हम कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। इसमें लिखो नॉनसेंस कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस का मतलब होता है, यहाँ पर क्या कहते हैं उसे, हाँ, नॉनसेंस या समापन कोडॉन, समापन कोडॉन, कोडॉन के बन जाने से प्रोटीन संश्लेषण का निरुद्ध हो जाना, प्रोटीन संश्लेषण का रुक जाना, प्रोटीन संश्लेषण का रुक जाना। यानी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो मान लो अगर अचानक से कोई टर्मिनेशन कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन या समापन कोडॉन बन जाए, बस वही प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा, तो प्रोटीन संश्लेषण का क्या हो जाएगा? रुक जाएगा बनना। यही यहाँ पर क्या है? नॉनसेंस म्यूटेशन है। चलिए इसमें से कुछ ऐसे कारकों की हम लोग बात करें जो कारक यहाँ म्यूटेशन को प्रेरित करते हो, क्योंकि बच्चों अगर म्यूटेशन अपने आप हो जाए तो उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, स्वतः उत्परिवर्तन, और एक होता है प्रेरित किया जाता है। मान लो मैं कह दूँ मतलब हमारे आसपास बहुत सारी किरणें हैं, बहुत सारे रेडिएशंस हैं। कौन से रेडिएशन है? एक्सरे है, अल्फ़ा है, गामा है, बीटा रेडिएशन है, कॉस्मिक रेज हैं। ये सब क्या करते हैं बच्चों? थाइमीन का डाइमर बना देते हैं, थाइमीन का डाइमर बना देंगे, तो ये कुछ न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन कर देते हैं और इस तरह का परिवर्तन करते हैं। ऐसे ही अगर अल्ट्रावायलेट किरणें हैं तो ये डीएनए में ये भी परिवर्तन करके परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। ऐसे एक्राइडीन है, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को जो है प्रेरित करता है। ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं बच्चों जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को कहेंगे। मान लो मैं कह दूँ कॉल्चिसिन है, तो कॉल्चिसिन क्या करता है? ये जो है क्या कहते हैं, बहुगुणिता प्रेरित करता है। बहुगुणिता कैसे प्रेरित होती है आपको ये मैं बता दूं, बहुगुणिता प्रेरित कैसे होती है, इसके दो प्रकार होंगे, एक तो ऑटो पॉलीप्लॉइड और एक यहाँ पे हम लोग कहते हैं एलो पॉलीप्लॉइड। ठीक है, ये बहुगुणिता की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों ने इन सब चीज़ों को नोट कर लिया है। चलिए इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है अब हम लोग देखते हैं अगला क्या संभव है इसमें। यहाँ आप लिखेंगे स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन।
स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब है स्वतः उत्परिवर्तन, अपने आप हो जाना, स्वतः उत्परिवर्तन मतलब स्वतः म्यूटेशन हो जाना। तो स्वतः भी म्यूटेशन होता है, सराउंडिंग किरणों द्वारा होता है, या मान लो डीएनए के गुणन होते समय कुछ उसमें त्रुटि आ जाए उसके कारण हो सकता है ना। तो इसमें आप लिखो एक्सरेज, गामा रेडिएशन, गामा रेज, अल्फा, बीटा, कॉस्मिक रेज, ये सब म्यूटेशन के लिए उत्तरदायी हैं। तो कॉस्मिक रेज हो गई ना, ये सब क्या करती हैं बच्चों, थाइमीन डाइमर बनाती हैं, थाइमीन डाइमर, और म्यूटेशन कॉज कर देंगी। इसी तरह से आपको नेक्स्ट है जैसे अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें, अल्ट्रावायलेट रेज ही जो है थाइमीन डाइमर बनाने का काम करती है या कुछ डीएनए में परिवर्तन कर दे। जैसे मान लो मैंने कहा अल्ट्रावायलेट रेज, ये क्या करेगा, डीएनए परिवर्तन, डीएनए में अदर परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। ये भी जो है डीएनए के गुणन को प्रेरित कर सकता है। एक्राइडिन एक पदार्थ होता है, एक्राइडिन, ये क्या करता है, ये यहाँ पर बच्चों फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अगर ये एक्राइडिन पदार्थ दे दिया इसके द्वारा ऐसा है, अगर यानी किसी पदार्थ के द्वारा, किसी किरणों के द्वारा म्यूटेशन को प्रेरित किया जाए, इसे प्रेरकी कहते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा म्यूटेशन हो सकता है। एक और आता है यहाँ पर कॉल्चिसिन, तो बच्चों कॉल्चिसिन म्यूटेशन अगर आप देखेंगे तो कॉल्चिसिन म्यूटेशन में कॉल्चिसिन बहुगुणिता प्रेरित करता है। यानी कॉल्चिसिन क्या करता है, एनसीईआरटी लिखती है कि कॉल्चिसिन क्यों बहुगुणिता हो रही है। एनसीईआरटी लिखती है किसी में अगर कोशिका द्रव्य विभाजन अनुपस्थित है तो वहाँ पर बहुगुणिता प्रेरित होगी, मतलब बहुगुणिता का कारण ही साइटोकाइनेसिस का की अनुपस्थिति है। बट होता क्या है बच्चों, कॉल्चिसिन डालने पर तर्क उपकरण का निर्माण नहीं होता, तो मेटाफेज अवस्था इसमें आती ही नहीं है। इसलिए जो है क्या होता है, हर एक केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, दुगनी। आप ये समझो मैं बताना क्या चाह रही हूँ, कॉल्चिसिन के प्रेरण द्वारा क्या होता है, बहुगुणिता प्रेरित होता है, या पॉलीप्लॉइड कहते हैं इसको, पॉलीप्लॉइड। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। या इसको कहते हैं बहुगुणिता, बहुगुणिता, ठीक। तो बहुगुणिता प्रेरित होने के लिए बहुगुणिता को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, यूप्लॉइडी। ये यूप्लॉइडी भी है, इससे मैंने वहाँ पे नहीं बताया, यूप्लॉइडी। बहुगुणिता प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार कौन है, कॉल्चिसिन है। कॉल्चिसिन किससे पृथक किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा लिलिएसी फैमिली, कॉल्चिकम ऑटमनील वहाँ पर होता है और उससे ही कॉल्चिसिन प्राप्त किया जाता है। तो कॉल्चिसिन क्या करता है बच्चों, कॉल्चिसिन जो है ये यहाँ तर्क उपकरण के निर्माण को रोककर मेटाफेज अवस्था को आने ही नहीं देता। इससे हर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। यानी अगर कोई जो है द्विगुणित है तो क्या बन जाएगा, टेट्राप्लॉइड बन जाएगा, चतुर्गुणित, है ना, ऐसा हो जाएगा। एनसीईआरटी क्या लिखती है, बहुगुणिता का कारण क्या है, साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन की अनुपस्थिति। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। बहुगुणिता को प्रेरित करना, पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी, गुणसूत्रों की संख्या दुगनी, गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाएगी। यानी अगर कोई द्विगुणित था इस तरह से तो आप बताओगे क्या हो जाएगा, ये
चतुर्गुणित हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला इसमें देखो, कॉल्चिसिन में क्यों बहुगुणिता का कारण क्या है? तर्कु उपकरण का निर्माण, तर्कु उपकरण का निर्माण न होने से कोशिका स्थायी रूप से, कोशिका बच्चों कॉल्चिसिन पे आया हुआ है, बहुगुणिता कौन प्रेरित करता है? कॉल्चिसिन। डाल दो, टिक कर दो यहाँ पर, कॉल्चिसिन। पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता, ये नीट में डाल दो, यहाँ आया हुआ है। कोशिका तर्क उपकरण का निर्माण न होने से कोशिका स्थायी रूप से प्रोफेज अवस्था में ही पड़ी रह जाती है। प्रोफेज अवस्था, यदि मेटाफेज अवस्था आती ही नहीं है, अवस्था में ही रहती है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार क्या है? एनसीईआरटी क्या लिखती है ये देख लो। बहुगुणिता का कारण, बहुगुणिता का कारण क्या है? बच्चों बहुगुणिता का कारण क्या होता है? बहुगुणिता का कारण होता है एनसीईआरटी के अनुसार कहा जाए तो कोशिका द्रव्य विभाजन की अनुपस्थिति, जिसे आप कहते हैं साइटोकाइनेसिस। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर साइटोकाइनेसिस ही अनुपस्थित है, बाकी सारी अवस्थाएं हो रही हैं, तो बच्चों वो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि बहुगुणित हो, वो बहुकेंद्रकी भी हो सकता है। लेकिन ये भी सही है कि अगर कोई कोशिका परमानेंटली प्रोफेज अवस्था में है, मेटाफेज अवस्था में प्रवेश नहीं करती है, तो आप सोचो ये भी पक्का है कि यार कोशिका द्रव्य विभाजन उसमें होगा ही नहीं होगा ना। तो ये थोड़ा लेट कंडीशन है, इसका कारण हो सकता है। मैं कह दूं कि लाइक बहुगुणिता का कारण क्या है? कोशिका द्रव्य विभाजन की अनुपस्थिति, सही है। अब मैं बोलूं कोशिका द्रव्य विभाजन से क्या होता है, तो बहुगुणित कोशिका या बहुकेंद्रकी कोशिका भी बन सकती है। ये बात मेरी समझ आ रही है? इससे ये भी गलत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली क्या रीज़न दिया है यार, क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में वो पूछेगी, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना। बहुगुणिता का कारण क्या है? साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रवीय विभाजन की अनुपस्थिति, ये अनुपस्थित है की अनुपस्थिति। ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन क्या होगा? उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप सोचो बहुगुणिता का कारण क्या है? साइटोकाइनेसिस से कोशिका द्रव्य विभाजन की अनुपस्थिति। मेरे ख्याल में बात आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी। बच्चों आपसे पूछा गया बहुगुणिता का कारण क्या है, तो आपको बताना है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन करता क्या है? किसी भी कोशिका को जो है वो प्रोफेज अवस्था में रखता है, मेटाफेज अवस्था आने ही नहीं पाती क्योंकि तर्क उपकरण का निर्माण नहीं हो पाता है। अब बहुगुणिता का मैं 2 उदाहरण देती हूँ बच्चों। बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी, ये 2 प्रकार की हो सकती है। ऑटोपॉलीप्लॉइड, ऑटोपॉलीप्लॉइड क्या है? ऑटोपॉलीप्लॉइड क्या है? आपको बताना है किसी जीव की कोशिका में गुणसूत्रों का डबल होना या दुगना होना। ठीक, किसी कोशिका में क्रोमोसोम का डबल होना, क्रोमोसोम का डबल होना। ठीक है, ये यहाँ से तो हटा ही दो भाई, का यहाँ से ये अलग कर दो।
समझ आया? और किसी कोशिका में अगर क्रोमोसोम डबल हो जाए तो आप क्या कहेंगे? ऑटो पॉलीप्लॉइड। बच्चों जो क्वेश्चन आता है एलो पॉलीप्लॉइड से आता है। एलो पॉलीप्लॉइड क्या है? इसी का प्रकार है ना, इसको आप लिखेंगे एलो पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड। अब भाई ये एलो पॉलीप्लॉइड क्या है? किसी दो भिन्न जीन प्रारूप वाले जीवों के मध्य क्रॉस होने पर प्राप्त संकर में गुणसूत्रों की संख्या का डबल होना। भाई दो, एक लंबे पादप एक बौने पादप है, इनका क्रॉस करा दिया, या दो भिन्न जाति के पौधों के मध्य क्रॉस करा के उनमें गुणसूत्रों की संख्या संकर में डबल होना, ये कहलाता है एलो पॉलीप्लॉइड। मतलब ये है कि पहले लिख लो, समझ आएगा। ठीक है, पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं बताती हूँ एक उदाहरण के थ्रू क्या होगा। देखो आपको कहना है दो भिन्न जीनोटाइप वाले जीवों के मध्य क्रॉस से प्राप्त संकर में क्रोमोसोम का डबल होना। क्रोमोसोम का डबल होना। क्रोमोसोम का डबल होना यानी दो भिन्न जीनोटाइप वाले जीवों के मध्य क्रॉस करा दिया, जो संकर प्राप्त हो उसमें गुणसूत्रों की संख्या को डबल कर दो। ये होता है ऑटो पॉलीप्लॉइड। उदाहरण मैं बताती हूँ क्या होता है। जैसे मान लो उदाहरण मैं इधर बता रही हूँ, शायद आप लोगों ने ये नोट कर लिया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। चलो इसका मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि एग्जाम्पल क्या होगा। एक एग्जाम्पल है रफेनो ब्रासिका, दूसरा एग्जाम्पल है ट्रिटिकेल। एक ऐसा गेहूं प्राप्त करना जो षटगुणित है। कैसे षटगुणिता उसमें आई? यही वाला एलो पॉलीप्लॉइड का बच्चों ये उदाहरण है। इसी से बताते हैं। पहला है यहाँ पर हेक्साप्लॉइड बीड है जिसे हम कहते हैं ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल क्या है? ये गेहूं है। ठीक है, और ये प्रथम मानव निर्मित फसल भी है। प्रथम मानव निर्मित फसल ट्रिटिकेल है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, प्रथम मानव निर्मित फसल कौन सी है? ट्रिटिकेल यानी गेहूं। कैसे ये बना है इसका क्रॉस देखो। यहाँ पर क्या है? सबसे पहले ट्रिटिकम ड्यूरम है। ट्रिटिकम ड्यूरम ये गेहूं की वैरायटी है। ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है, ये क्या है? गेहूं। अब दूसरा क्या है? यहाँ पर सीकल सीरियल है। सीरियल क्या है? सीकल सीरियल बच्चों राई है। ये है राई, यानी गेहूं और राई के मध्य क्रॉस है। तो राई में आप देखेंगे 2n बराबर क्या होगा? 14, और यहाँ पे 4n है बच्चों। 4n बराबर क्या होगा? 28। ठीक है, जब इसमें युग्मक बनेगा तो इसकी संख्या आधी हो जाएगी, मतलब 2n हो जाएगी। 2n क्या हो जाएगा? 14। और यहाँ पे इसका जब युग्मक बनेगा तो क्या होगा? पराग कण हो या जिस फॉर्म में भी ले लें तो n को हम लिखेंगे 7। ये क्या है? युग्मक है या गैमेट्स हैं। ठीक है, अब इनका क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के बाद 2n और 1n क्या हो गए? 3n। ये 3n जो है ये हो गया 21। ठीक है, अब ये गेहूं बना है, त्रिगुणित गेहूं है, लेकिन ये गेहूं जब पौधा जीवित नहीं रह सकता
जब तक कि गुणसूत्र की संख्या दुगनी ना कर दी जाए। इसके जीवित रहने के लिए ये ज़रूरी है। तो ये तो बन गया गेहूँ, लाल रंग के गेहूँ प्राप्त हुए, यानी इसको जीवित रखने के लिए ज़रूरी है यहाँ पर गुणसूत्रों को डबल किया जाए, क्रोमोसोमल डबलिंग, क्रोमोसोमल डबलिंग, यही एलो पॉलीप्लॉइड है, डबलिंग। तो भिन्न जातियों के मध्य क्रॉस कराने पर प्राप्त संकर में गुणसूत्रों की संख्या का दुगना होना, ये आपको कहना है। तो क्रोमोसोमल डबलिंग हो गया। जब बच्चों क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3n का हो जाएगा 6n, और ये क्या बन गया 42। ऐसे भी आप इसको कहेंगे, ये इसका क्या है बच्चों, मोनोप्लॉइड है, मोनोप्लॉइड, यानी मोनोप्लॉइड का नंबर ये है। मान लो कि आपको ये ना भी पता हो, आपने 42 को डिवाइड करिए, 42 है, 42 को 7 से मोनोप्लॉइड से डिवाइड कर दो, मोनोप्लॉइड जो सबसे कम नंबर है ना उसको मोनोप्लॉइड कहते हैं, यानी 42 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया 6। तो गेहूँ क्या हो गया, षट गुणित है, ये षट गुणित हो गया, षट गुणित गेहूँ। बात समझ में आ गई, लाल रंग के गेहूँ प्राप्त हुए राई और गेहूं के क्रॉस से। ऐसे ही बच्चों एक एग्जाम्पल है रफेनो ब्रासिका, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लूँ अगर, रफेनो ब्रासिका, दूसरा एग्जाम्पल ले लो रफेनो ब्रासिका, रफेनो ब्रासिका। ये रफेनो ब्रासिका अगर देखा जाए तो रफेनो ब्रासिका में आपको देखना है कि रेफिनस सटाइवस यानी मूली और ब्रासिका ओलिरेसिया यानी कैबेज है। तो इसका क्रॉस अगर यहाँ पे बताते हैं, इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इधर शायद क्लियर नहीं होगा, यहाँ मैं इसको हटा रही हूँ, इधर से आप देखिए। नंबर 2 एग्जाम्पल हो जाएगा रफेनो ब्रासिका, रफेनो ब्रासिका। यहाँ पे रफेनो ब्रासिका रेफिनस सटाइवस है, मूली, और दूसरा है ब्रासिका ओलिरेसिया, ये है बच्चों वो कैबेज, क्या कहते हैं इसको, पत्ता गोभी। तो मूली और पत्ता गोभी के मध्य क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने के बाद जो प्राप्त फसल थी वो थी तो वही पत्ता गोभी, लेकिन उसकी जड़ें कैसी थी, मूली जैसी थी। इतना ज़्यादा खनिज अवशोषण करना था कि उसमें पत्ते गोभी का साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बनता यही है रफेनो ब्रासिका। तो इसमें भी आपको ये क्रॉस लिखना है, रेफिनस सटाइवस, रेफिनस सटाइवस, रेफिनस सटाइवस। और दूसरा क्या होगा, ब्रासिका ओलिरेसिया। ठीक है, क्रॉस किसके मध्य था, ब्रासिका ओलिरेसिया, ब्रासिका ओलिरेसिया। एक्चुअली ब्रासिका ओलिरेसिया की बच्चों 2 वैरायटी है। ब्रासिका ओलिरेसिया अगर आपने कैपिटाटा कह दिया तब तो ये पत्ता गोभी है, अगर आपने बॉट्राइटिस कह दिया तो फूल गोभी हो जाएगा। तो फिलहाल ये पत्ता गोभी है, ब्रासिका ओलिरेसिया, ओलिरेसिया। ये क्या है, रेफिनस सटाइवस, ये मूली है। ठीक, दूसरा ये क्या है, ब्रासिका ओलिरेसिया, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी। देखो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गुणसूत्र संख्या 2n = 18 है। ठीक है, यहाँ भी बच्चों गुणसूत्र संख्या 2n = 18 है। जब इसमें भी युग्मक बनेंगे तो n जो है वो 9 आ जाएगा, यहाँ भी बनेंगे तो n बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या बन गए, युग्मक। युग्मक का क्रॉस हुआ, 2n का मान हो जाएगा 9 2 18, है ना। और इसके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है गुणसूत्रीय गुणन, यानी गुणसूत्रों का डबल होना, क्रोमोसोमल डबलिंग। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्रोमोसोमल डबलिंग, ये है यहाँ पर क्रोमोसोमल डबलिंग, क्रोमोसोम का डबल होना। ठीक है, तो क्रोमोसोम डबल हो गए। जब क्रोमोसोम डबल हो गए तो आप लिख सकते हो ना 4n = 36, ये हो गया।
या अगर हम कहते हैं मोनोप्लॉइड ये है तो आप मोनोप्लॉइड लिख दीजिए। मोनोप्लॉइड, आपको इसका गुणिता स्तर नहीं पता है, मोनोप्लॉइड पता है, तब भी आप प्लॉइड ही निकाल सकते हो गुणिता। मान लो 9 है तो 36 को आपने 9 से डिवाइड किया, 9 4 जा 36, यानी ये टेट्राप्लॉइड है। इसको कहते हैं टेट्राप्लॉइड यानी चतुर्गुणित। टेट्राप्लॉइड पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। तो इसको बनाने का पर्पज़ क्या था बच्चों? बनाने का पर्पज़ ये था कि अगर मूली की तरह इसमें जड़ें विकसित हों, भाई मूली में तो दमादम जड़ विकसित है, खाना भोजन संग्रह इतना ज़्यादा है कि यही अगर पत्ता गोभी को मिले तो पत्ता गोभी का साइज़ कितना बड़ा हो जाएगा। तो बड़ी साइज़ की एक अच्छी वैरायटी की पत्ता गोभी को विकसित करना ही इसका पर्पज़ था। ठीक है, तो बच्चों जो क्वेश्चन आता है आपका एलो पॉलीप्लॉइड से वो ये है, दो भिन्न जातियों के जीवों के मध्य क्रॉस करा के उसमें गुण प्राप्त संकर में गुणसूत्रों की संख्या को दुगना करना, इसे कहते हैं एलो पॉलीप्लॉइड। और किसी भी जीव में आपने सीधे कोएफिशिएंट डाल दिया और उसमें खुद ही गुण जो गुणसूत्र हैं अपने डबल हो गए, तो इसको कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइड। ठीक है, तो वो ऑटो है, लेकिन ये क्या है? एलो है। ये प्राप्त संकर में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी कर रहे हैं ताकि वो जीवित रह सके। ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल पे क्वेश्चन है। ट्रिटिकेल क्या है? प्रथम मानव निर्मित फसल। गुणिता स्तर क्या है? षट गुणित। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, मान लो षट गुणित गेहूं ऐसा है ना, टोटल गुणसूत्र कितने? 42 हैं। हैप्लॉइड संख्या क्या होगी? अगुणित संख्या आपको लिखना है 21। आपको बताना है इसमें मोनोप्लॉइड क्या होगा, तो आप 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 6 से आपने 6 7 जा 42, 7 आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इसमें, मान लो अगर ये मोनोजोमी शो कर रहा होता तब क्या कहते? तब 41 गुणसूत्र होते, गुणसूत्र कम कर दो। नलीजोमी होता 40 हो जाते, ट्राइजोमी होता 43 हो जाते, टेट्राजोमी होता 44 हो जाते। बस इसी में आपको जोड़ना है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए गुणिता स्तर किसका क्या है। ठीक है, तो बच्चों आज यहाँ पर वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत खत्म है, कंप्लीट है। आप लोग कंप्लीट इसके क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी की मीनिंग्स आपको क्लियर होने चाहिए। जो नहीं आएगा उसका फ़ोटो क्लिक करो, ग्रुप पे सेंड कर दो, ऑडियो में आपको इसका जो है रिप्लाई मिल जाएगा। कोशिश करिए इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने की, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स आप इसमें टर्मिनोलॉजी नहीं सीखोगे बच्चों बहुत प्रॉब्लम आएगी। हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, कुछ नाम आपको दिए गए, कुछ नाम नहीं पता होंगे, तो आपको इस तरह से कंप्लीट करना। और इन सब चैप्टर से बच्चों जेनेटिक्स एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें 7 से 10 तक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वैसे जनरली 6-7 आ जाते हैं और मॉलिक्यूलर में अलग आएगा, तो इतना आपको बच्चों प्रैक्टिस करना है। 12th में एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो मेनली 3 चैप्टर ही हैं, पुष्पीय पादपों में जनन, जेनेटिक्स और फिर पारिस्थितिकी। समझ आए तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलो बच्चों यहाँ तक कंप्लीट करिए। आई होप कि आप सबको समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करके चीज़ों को समझिए। मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अगर बच्चे ने कभी नहीं भी पढ़ा हो तो उसको समझ में आ जाए। तो थोड़ा दिमाग खोल करके अच्छे से बैठ करके रिलैक्स होकर पढ़ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।